नमस्कार, रीड न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। डोमिनिका ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा। कोविड के दौरान मदद और साझेदारी के मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के प्रति ये सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महायुति सरकार की नीतियों को बताया शोषितों और वंचितों की ताकत। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर साधा निशाना। झारखंड में चुनावी रैलियों में गरजे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। सोरेन सरकार पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा राज्य में भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं होनी चाहिए कोई जगह। पश्चिम बंगाल के लॉटरी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता में लॉटरी टिकट प्रिंटिंग फैक्ट्री पर छापा, तो वहीं कोयम्बटूर और चेन्नई में भी छापेमारी जारी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में अब कराने का फैसला। लाखों छात्रों में खुशी की लहर। ये थे समय के हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर, डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। डोमिनिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। यह सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका की मदद के लिए पीएम मोदी के प्रयासों के लिए दिया जाएगा। साथ ही यह सम्मान दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उनके समर्पण को मान्यता भी देगा। तो ये एक और बड़ा वैश्विक पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिलने जा रहा है। अब तक भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन कौन से बड़े सम्मान मिल चुके हैं। इसमें बड़े सम्मान की बात करें तो रूस से द ऑर्डर ऑफ द होली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट, ये सबसे बड़ा पुरस्कार रूस का है। फलस्तीन से ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन, नागरिक सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अफगानिस्तान से अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। यूएई से ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार। संयुक्त अरब अमीरात से मालदीव से रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ये बड़ा पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है। बहरीन से किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां। भूटान से ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। पापुआ न्यू गिनी से ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। मिस्र का ऑर्डर ऑफ नाइल, जो वहां का बड़ा नागरिक पुरस्कार है। फ्रांस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। सऊदी अरब से ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज। ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये तमाम बड़े पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय जगत से मिल चुके हैं और ये सारे के सारे बड़े नागरिक सम्मान हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की बात करते हैं। 16 से लेकर 21 नवंबर 2024 के बीच नाइजीरिया, ब्राजील और गियाना के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा पर नाइजीरिया के लोगों में बेहद उत्साह है। ऐसा ही उत्साह से भरा वीडियो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है। नगमे खुशियां बिखर रही है, डब्बे पाव से कुछ कह रही है। आज के दिन कुछ खास है, पधारे हमारे यहाँ एक खास मेहमान है। खुशियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाइजीरिया के आने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भारत में तो एक लोकप्रिय हैं। आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का शान है। आपका यहाँ होना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है।
हम सभी बहुत खुशी के साथ अपने देश नाइजीरिया में बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी यात्रा से भारत और नाइजीरिया के बीच में अर्थव्यवस्था और रिश्ते मजबूत होंगे। हम दोस्तना की तरफ से आपका सुस्वागतम करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। हम खुशी से आपका बहुत स्वागत करते हैं। जय नाइजीरिया, जय हिंद। तो दिल को छू लेने वाला ये वीडियो है। इस वीडियो को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नाइजीरिया के हिंदी प्रेमियों ने जिस प्रकार वहां के मेरे दौरे को लेकर उत्साह दिखाया है वो हृदय को छू गया है। अपनी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। और इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में अब ग्रैप 3 लागू करने का फैसला ले लिया गया है। प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता जा रहा था उसको लेकर ये ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया गया है दिल्ली एनसीआर में। ये ब्रेकिंग न्यूज, कल सुबह 8 बजे से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 यानी तीसरे स्टेज का जो ग्रैप है उसको लागू किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण ये फैसला लिया गया है। आप जानते हैं कि लगातार जो AQI है वो काफ़ी उसमें गिरावट आ रही थी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू करने का ये फैसला लिया गया क्योंकि AQI जो है वो बढ़ता ही जा रहा था, प्रदूषण की स्थिति लगातार ख़राब ही होती जा रही थी। तो अब जाकर ये ग्रैप 3 जो सिस्टम है उसको लागू किया गया है। ये ग्रैप 3 सिस्टम में क्या क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 इस तरह से ये बनाया गया है जिसके तहत प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ये ग्रैप लागू किया जाता है। लेकिन जो तीसरा ग्रैप है ग्रेड 3 का, इसमें क्या कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से तपस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। तपस, सबसे पहले तो हम वही आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों की जानकारी के लिए कि ग्रैप 3, इतना तो हम समझ रहे हैं कि प्रदूषण की स्थिति बिगड़ी तो ग्रैप 3 लागू किया गया, कौन कौन सी चीजें मुख्य तौर पर इसमें प्रतिबंधित रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो इस वक्त जो AQI लेवल है वो 400 पार है और इस वक्त 420 है। अगर हम चेक करें CPCB का जो वेबसाइट है उसको चेक करें तो इस वक्त का जो डिटेल आ रहा है वो 420 का है। और जैसे 400 का पारा पार करता है तो जो कमेटी ऑफ एयर कमीशन की है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से इसको रोका जाए। और सबसे पहला आता है ग्रैप 3 लगाना। ग्रैप 3 में सबसे अहम चीज होती है वो है जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, माइनिंग एक्टिविटी है, इन सब पे रोक लगा दी जाती है। मेसनरी एक्टिविटी है, उन पे रोक लगा दी जाती है। जो पोल्यूटेंट यूनिट होते हैं जहां पे जो हवा को दूषित करने का एक वो बहुत बड़ा जरिया है, उन पे रोक लगती है। BS3 BS4 जो गाड़ियां हैं उन पे रोक लगने वाली है। जो 4 पहिया गाड़ियां हैं BS3 की और BS4 की, उन पे रोक लगेगी। ऐसा ही BS3 BS4 का जो ट्रक्स और जो आते हैं उन पे रोक लगेगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या नॉर्मल ट्रक्स पे भी रोक है, क्योंकि ये कमीशन का एक ओपिनियन होता है कि अगर इस तरीके का 400 के पार चला गया है तो जो दिल्ली में जो ट्रक्स है, जो क्योंकि आपको पता होगा कि जो ज़्यादातर पोल्यूशन होता है दिल्ली में वो बहुत हिस्सा उसका व्हीकलर पोल्यूशन यानी कि जो वाहन पोल्यूशन है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो उसको रोकने की भी बात चल रही है, उसको उस तरह रोका जाए। और उसके साथ साथ ये बच्चों की जो तबीयत है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो क्या उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएगी कि नहीं, जो प्राइमरी या उससे नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए? तो ये सब चीजें जल्द से जल्द पता चलेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी बंद है, माइनिंग एक्टिविटी सारी बंद है। BS3 BS4 की जो मैंने कहा कि बसेस, ट्रेन, जो गाड़ी है वो बंद है। तो ये सब चीजें ग्रैप 3 में आ जाती है और बहुत स्ट्रिक्ट इसका पालन किया जाता है। प्लस इसके साथ साथ जो रास्तों में आज भी हमने देखा कुछ जगहों पे NDMC के रास्तों पे ट्रक्स पानी छिड़काव करते हुए जाते, तो ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है इसका, और ज्यादा उसको पानी की छिड़काव ज्यादा
किया था, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा 420 का अभी पारा है और उससे ज़्यादा आज दिन के समय में था AQI लेवल। तो अगर इसको नीचे लाना है और इस प्रॉब्लम से निजात पाना है पोल्यूशन को, तो ड्रास्टिक मेजर लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। लोग ज़रूर ये जानने की इच्छा रख रहे होंगे कि क्या ऑड इवन जैसे जो कदम होते हैं, क्योंकि आपने बताया कि जो वैक्यूलर पोल्यूशन है यानी कि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, वो एक बड़ा रोल इस समय प्ले करता है। तो क्या ऑड इवन जैसी भी कोई चीज़ें आगे चल करके हमें दिखाई पड़ सकती हैं, और क्या वो ग्राफ 3 के अंतर्गत ही उस तरह के कदम आते हैं क्या? देखिए, ऑड एंड इवन का जो मसला है वो दिल्ली सरकार को लेना पड़ेगा, वो उनको देखना पड़ेगा कि वो ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटर स्टेट बसें जो आनंद विहार और आसपास के जो इलाके में आपको पता है कि इंटर स्टेट बसें चलती हैं, वो उसको बंद किया जाएगा। ये इंटर स्टेट बसें NCR से नहीं जाएगी, सिवाय CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनके अलावा, और BS6 डीजल की जो बसें हैं उनके अलावा जो दूसरी बसें हैं वो नहीं जाएगी। और टेम्पो ऑल इंडिया जो ट्रैवलर्स हैं, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट हैं, उनको भी उन पे भी ये लागू किया जाएगा। उसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो स्कूल्स हैं, खासतौर से पांचवी कक्षा तक, उनको भी शायद ऑनलाइन क्लासेस में तब्दील किया जाएगा। और ये कल सुबह 10 बजे के बाद ये आना ये लागू होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बहुत सी जगह पे, खास तौर से अगर मैं बताऊँ आनंद विहार और IG एयरपोर्ट, यहाँ पे जो AQI लेवल है वो 450 के पास पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके का प्रॉब्लम पहुंचता है जहाँ पे ये फेस करते हैं लोग, तो वहां पे कितना बड़ा दिक्कत आया था। और जैसे मैंने कहा, माफ कीजिएगा, सुबह 8 बजे ये लागू होने वाला है दिल्ली NCR में। 10 बजे मैंने कहा था, लेकिन ये जो ग्रैप 3 है सुबह 8 बजे से कल लागू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तापस और तबाब, ये जानकारी देने के लिए और ब्यौरा देने के लिए कि कल 8 बजे से ग्रैप 3 लागू हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करने वाले हैं। PM के दौरे को लेकर जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए ऐलान किया था, और निरंतर हम हर साल इसको कर रहा है। लास्ट ईयर हम लोग खूंटी में किया था, और उलीहातू गांव में भी प्रधानमंत्री स्वयं गए थे, और इस साल इसमें जमुई में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ फाउंडेशन स्टोन लेइंग, कुछ नया बिल्डिंग बन चुका है उसका लोकार्पण करना। मुख्यतः जनजाति समाज का हम क्या क्या अभी तक किया है उसके बारे में प्रदर्शनी करेंगे। हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो एक नया स्कीम है एजुकेशन में, उसमें उसका बच्चे लोग क्या कैसे पेंटिंग वेंटिंग किया है और बाकी क्या क्या उनमें हुनर है, इसके बारे में प्रदर्शनी होगा। अगली खबर, राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने आयुष पद्धति से जुड़े विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और संस्थाओं का 2 दिवसीय सम्मेलन आयुष कॉन 2024 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान, शिक्षक, युवा और आयुष पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं और इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को एक समेकित रूप में कैसे वैकल्पिक चिकित्सा का रूप और लोकप्रिय स्वरूप प्रदान किया जा सके। सम्मेलन में देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए योग और आयुष चिकित्सा पद्धति में अपना अमूल्य योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अपने उद्घाटन संबोधन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने कहा कि आयुष पद्धतियां न केवल भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली हैं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की संवाहक भी हैं। Mind your thoughts, because your thoughts will become your words. Mind your words, because your words will become your action. And mind your action, because your action will become your character. And mind your character, because your character is your destiny.
और इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल की अध्यक्ष और मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रेष्ठा नड्डा बासु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग और परंपरागत आयुष चिकित्सा पद्धति के शोध, विकास और इसे जनप्रिय स्वरूप प्रदान किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है और सारी उनकी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। सबसे पहला काम तो हुआ कि एक आयुष अलग से मिनिस्ट्री बन गई। उसके अलावा क्या है कि अब इन्होंने इंटीग्रेटेड मेडिसिन, अब ये 2022 में ये बोला गया है कि हर हॉस्पिटल में एक इंटीग्रेटेड विंग ऑफ मेडिसिन होना चाहिए, तो जिसमें कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेंगी। ऑलरेडी कई इंस्टीट्यूशंस में और संस्थानों में लोगों ने शुरुआत इसकी कर दी है। ज़रूरत है कि हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना, एक दूसरे के प्रति ह्यूमिलिटी से एक दूसरी पद्धति को समझना और उससे हमारे जितने भी लोग हैं और लोग हैं स्वस्थ, उनको करना, मकसद हमारा यही रहेगा। और इसी मौके पर सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर विपिन कुमार ने कहा कि विकसित भारत का आधार आयुष की थीम पर आधारित इस सम्मेलन का मकसद देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धतियों को एक समेकित मंच देकर लोकप्रिय स्वरूप प्रदान करना है। यहाँ पे सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोगों को बुलाया गया है। बीएसएफ के भी लोग भी हैं, एसएसबी के लोग हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री के साथ साथ ये एमसीडी के शिक्षकों को बुलाया गया है ताकि ये शिक्षक यहाँ से सीख के जाएं और बच्चों को वहाँ पे आयुष के बारे में बताएं, योग के बारे में बताएं। साथ ही साथ पूरे देश भर से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आयुष के शिक्षक आए हैं, आयुष के चिकित्सक आए हैं और 2 दिनों तक काफ़ी कुछ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो मुख्य विषय है कि विकसित भारत का आधार आयुष से आरोग्य। अगली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के पुष्कर में आयोजित कार्तिक मेले के दौरान 105वें राष्ट्रीय जाट महाधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अधिवेशन को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे हमेशा भारत के किसानों की समस्या से जुड़े रहे हैं। साथ ही सभा में उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहने का संकल्प भी लिया। किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान की समस्या का निराकरण देरी से कभी नहीं होना चाहिए। किसान की समस्या का निराकरण त्वरित गति से होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता अन्न की है और किसान अन्नदाता है। अन्नदाता सदैव पूजनीय है, प्रातः वंदनीय है और ये मेरा संकल्प है। आगे की खबरों में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के 113वें स्थापना दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में हेल्थ रिसर्च एक्सेलेंस समिट का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में आईसीएमआर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सरकार हेल्थ रिसर्च और नवाचार को लगातार बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार तीनों को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा कि लैब में हो रहे शोध कार्यों का फायदा समाज तक पहुंचे। Another very important initiative that we took today is regarding bringing out a guideline for developing collaborations for technology partners, which means the academia, the industry and the government must be brought together for us to be able to take the research from the lab to the society and bring the benefits of innovations to the country as a whole. और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। पीएम मोदी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत भी करने वाले हैं।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान और क्षेत्र के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होने वाला है जनजातीय गौरव दिवस समारोह के लिए, और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पे देश के कोने कोने से बहुत ही ट्राइबल आर्ट का डिस्प्ले होगा और प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और जिन लोगों को जनमन योजना के तहत जिनको लाभ दिया गया था उनसे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करेंगे। पीएम मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत निर्मित 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में शामिल होंगे। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और अतिरिक्त 30 MMU का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों की भी शुरुआत करेंगे। साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किए जाने के उद्देश्य से 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का भी उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रीनगर और गंगटोक में 2 आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जमुई में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरे दिल से कि वो हमारे यहाँ आए। यह हमारे लिए एक सौभाग्य की भी बात है और हम लोग उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मतलब कि ऐसा लग रहा है जब से वो आए हैं तब से पता नहीं क्यों हम लोग को ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट सिस्टम मिल गया है। मोदी जी आ रहे हैं सर और उसका स्वागत है बढ़िया से सर। उसके बाद बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर आ रहे हैं सर। बहुत डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का और नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बहुत खुशी का बात है सर। प्रधानमंत्री जमुई में विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत वाले 25,000 नए आवास और 1,960 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 1.16 लाख आवास, 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 304 छात्रावास, 50 नए बहुउद्देशीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और 65 आंगनवाड़ी केंद्र और सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की 330 परियोजनाएं शामिल हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ वो आदिवासी समुदाय के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी नीरज सिंह के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, जमुई। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को बिहार के जमुई का दौरा करने वाले हैं। तो पीएम के स्वागत के लिए आदिवासी समुदाय बेहद उत्साहित है। पीएम के दौरे से पहले समुदाय के लोग पारंपरिक तरीके से लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो देखिए DD न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह की जमुई से ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उसके लिए आप देखें जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो उनके परंपरागत जो यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं, उसके माध्यम से शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं जमुई में, ताकि जो लोग हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए। आप देखें कि ये तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं और जो जमुई के अलग अलग हिस्सों में अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री लगातार किस तरीके से आदिवासी समुदाय के लिए, चाहे उनके स्वास्थ्य की बात हो, उनके लिए आवास की बात हो, उनके लिए रोजगार की बात हो, तमाम तरह की योजनाएं हैं वो शुरू कर रखी हैं। और यही कारण है कि ये देखें कि ये उल्लास, ये डांस और ये उमंग आदिवासी समुदाय के लोगों के बीच में आपको दिखाई दे रही है कि अपने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके से ये उत्साहित हैं। और
गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों को जाकर इनवाइट कर रहे हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? सभी को नमस्ते जोहार। डीडी न्यूज़ के कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जमुई जिला के पावन धरती पर पधार रहे हैं 150वीं बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में। और ये कार्यक्रम हो रहा है कि जितने शहर हम लोग घूम घूम करके सभी को जानकारी दे रहे हैं कि कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खैरा के ब्लॉक में बल्लेपुर स्थान में कल पधार रहे हैं। जितने आदिवासी के लिए कर रहे हैं, दूसरे सरकार ने अभी तक ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं किया था। तो ये आपने देखा आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, और ये खुशी दिखाई भी देती है कि आप देखें कि परंपरागत ड्रेस में आदिवासी महिलाएं इस तरीके से अपने बाद यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, और एक कह सकते हैं कि एक उल्लास इनके जो इनका जो प्रदर्शन है उसमें भी दिखाई देता है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी खुश हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आदिवासी समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय भी आने वाले समय में तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़ जमुई। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त उत्साह है। हम आगे इससे जुड़ी खबर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।